क्या है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का सिनेरियो है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है पूरा। ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। जैसा कि मैंने बताया था कि एटीएस कहाँ पर होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है और यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा एटीएस का प्रोसीजर हो रहा है। उसके बाद ये मैंने बॉक्सेस क्या बनाए कलरफुल। तो मैंने बताया था कि एटीएस में 5 कॉम्प्लेक्स का यूज़ आता है। तो ये क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है जिसका नाम बताया था मैंने NADH डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स 1 का नेम NADH डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या है हमारा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। इस डायग्राम में कॉम्प्लेक्स सेकंड ये नहीं है, कॉम्प्लेक्स सेकंड ये वाला है। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स सेकंड ये है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस जिसका नाम है। ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है जिसका नाम है साइटोक्रोम BC1, मैंने बताया था इसमें। फिर फोर्थ कॉम्प्लेक्स है हमारा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये हमारा फोर्थ कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और मैंने बताया था कि फोर्थ कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर होते हैं। तो ये साइटोक्रोम A है, ये साइटोक्रोम A3 और ये एक कॉपर सेंटर ये रहा और एक कॉपर सेंटर ये रहा। फिर मैंने बोला था कि कॉम्प्लेक्स फिफ्थ का नाम क्या है, ATP सिंथेस। तो ये जो है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है ATP सिंथेस, जहाँ पर क्या होगा, ATP का सिंथेसिस होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो मैंने बोला था कि NADH और FADH के ऑक्सीडेशन से क्या होता है, ATP बनता है। तो ये हमारा NADH2 है, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन को ऐड कर लो या फिर क्या कर लो, हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। तो इनके पास ये जो 2 हाइड्रोजन है इसको ये रिमूव कर देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD+ में। अब इसने ये 2 हाइड्रोजन रिमूव करे। अब ये 2 हाइड्रोजन को भी ये ऐसे डायरेक्टली रिमूव नहीं करेगा। कैसे रिमूव करेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। ठीक है, तो ये NADH2 जब NAD+ में कन्वर्ट होगा तो प्रोटॉन रिलीज होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ठीक है, अभी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे वो हमें देखना है। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है। कॉम्प्लेक्स 1 किसका बना हुआ है, FMN और FES का। ठीक है, ऑलमोस्ट हर कॉम्प्लेक्स में तुम्हें FMN और FES देखने को मिल जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स 1 किसका बना हुआ है, FMN और FES का। तो जब ये NADH2 NAD+ में कन्वर्ट होगा तो क्या रिलीज होंगे, प्रोटॉन भी रिलीज होगा और इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होगा। तो ये NADH2 NAD+ में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होगा और प्रोटॉन भी रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन को तो ये FMN और FES एक्सेप्ट कर लेंगे और प्रोटॉन कहाँ जाएगा, प्रोटॉन डायरेक्टली बाहर पंप कर दिया जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। बाहर कहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन को पंप कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन FMN के पास गया, FMN से FES के पास गया। फिर मैंने क्या बताया था कि कॉम्प्लेक्स 1 जो है अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, यूबिक्विनॉन को देगा। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, यूबिक्विनॉन को दे दिए। फिर मैंने बोला था कि यूबिक्विनॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो यूबिक्विनॉन है हमारे किस में कन्वर्ट हो गया, यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। ठीक है, फिर क्या होगा, ये यूबिक्विनॉल जो है इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, दोबारा अपनी यूबिक्विनॉल वाली स्टेप को में आना चाहेगा। ठीक है, तो इसको हम बाद में पर डिस्कस करेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 ने अपने इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन को दे दिए। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स 2 भी अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, यूबिक्विनॉन को देगा। ये कॉम्प्लेक्स 2 है हमारा। यहाँ पे क्या होगा, जब क्रेब्स साइकिल के अंदर सक्सिनेट फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है तो क्या रिलीज होता है, FADH2। ठीक है, तो FADH2 जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, FAD+ और ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 जो है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, यूबिक्विनॉन को देगा। मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स 2 जो है अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, यूबिक्विनॉन को देगा। तो ये कॉम्प्लेक्स 2 ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, यूबिक्विनॉन को दे दिए। यूबिक्विनॉन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन गया, यूबिक्विनॉल बन गया। ठीक है, अब मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यूबिक्विनॉन में। कॉम्प्लेक्स 2 से भी कहाँ जाएंगे, यूबिक्विनॉन में। और यूबिक्विनॉन उन इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को दे देगा। तो यहाँ से भी यूबिक्विनॉन ने वो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 को दे दिए। यहाँ से भी जो इलेक्ट्रॉन लिए वो उसने किसको दे दिए, कॉम्प्लेक्स 3 को दे दिए। अब जो यूबिक्विनॉल है
ये दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में आना चाहेगा। तो ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन और अपने हाइड्रोजन रिलीज़ कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन तो इसने कॉम्प्लेक्स थर्ड को दे दिए, और जो इसके पास हाइड्रोजन थे, ये जो यूबिक्विनॉल है ये क्या है, UQH2, और ये दोबारा अपनी स्टेट यूबिक्विनॉल वाली स्टेट में आना चाहता है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ करेगा और ये हाइड्रोजन भी रिलीज़ करेगा। जो 2 हाइड्रोजन इसके पास हैं उनको भी रिलीज़ करेगा ये प्रोटॉन की फॉर्म में। तो जो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ करे वो तो कॉम्प्लेक्स थर्ड को दे दिए, और जो प्रोटॉन रिलीज़ करे वो प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले गए। यहाँ से भी वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाएंगे और यहाँ से भी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाएंगे। फिर थर्ड चीज़ आती है कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ में उन इलेक्ट्रॉन को पास करने की। तो वो कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ में इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू जाएंगे, साइटोक्रोम C के थ्रू जाएंगे। साइटोक्रोम C क्या है, ये एक मोबाइल कैरियर है विच ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स थर्ड टू कॉम्प्लेक्स फोर्थ। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कॉम्प्लेक्स थर्ड से, ये इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ में कौन लेके जाएगा, हमारा मोबाइल कैरियर जो है इसको लेकर जाएगा इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ में। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स फोर्थ किसका बना हुआ है, साइटोक्रोम A1 का, साइटोक्रोम A3 का और 2 कॉपर सेंटर का। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉपर सेंटर, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 से होते होते किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास जाएंगे। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ देखो, रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रोसेस। यानी कि अब देखो ये आ गया ऑक्सीजन का रोल कि जो ETS है, इस यहाँ इतना सारा मैंने ETS कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे कहीं मुझे ऑक्सीजन की नीड नहीं पड़ी। ऑक्सीजन की ज़रूरत मुझे कहाँ पड़ी, बिल्कुल ETS की एंड वाली स्टेज में। तो वही मैं वहाँ एक्सप्लेन कर रही थी कि ऑक्सीजन का रोल कहाँ होता है, ETS की बिल्कुल टर्मिनल स्टेज में ऑक्सीजन का रोल होता है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा और अंदर से जितने भी प्रोटॉन हैं वो उसको और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और जितने भी प्रोटॉन फिर बचे उनको वो बाहर पंप कर देगा। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन लेगा, प्रोटॉन जितने भी अंदर अवेलेबल हैं उसको लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो 5th पॉइंट है ये भी यहाँ पे समझ में आ गया कि ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। जितने भी अंदर प्रोटॉन वगैरह थे उसको एक्सेप्ट करके उसने क्या बना लिया, H2O बना लिया, और जो एक्स्ट्रा बचे उसको बाहर पंप कर दिया। अब देखो यहाँ पूरे ये प्रोटॉन 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 हो गए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या हो गया, इतने सारे प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो गए। तो यहाँ पे इतना सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और उसकी कंपैरिजन में यहाँ एकदम नेगेटिव है। तो अब ये क्या हो गया, एक बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया सिस्टम, इस तरफ इतना ज़्यादा पॉजिटिव, इस तरफ इतना ज़्यादा नेगेटिव। तो अब सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, ये प्रोटॉन इस साइड से इस साइड जाएंगे ताकि ये सिस्टम स्टेबल हो सके। बट अब प्रोटॉन जाएंगे कैसे, तो प्रोटॉन को इधर से इधर मूव करने के लिए कौन हेल्प करेगा, प्रोटीन। वो प्रोटीन कौन सा है, हमारा ATP सिंथेज। जो हमारा 5th कॉम्प्लेक्स था ATP सिंथेज, वो ये रहा, वो क्या करेगा, इन प्रोटॉन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से इधर मैट्रिक्स के साइड में मूव करने के लिए हेल्प करेगा। तो अब मैंने बोला था कि ATS में ATP बनेगा, वो अभी तक तो बना ही नहीं, वो कैसे बनेगा। तो जब ये प्रोटॉन इस साइड से इस साइड जाएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी से जो हमें एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी से क्या होगा, ATP का प्रोडक्शन होगा। आई रिपीट, जब ये प्रोटॉन इस साइड से इस साइड जाएंगे तो जो एनर्जी हमें ऑब्टेन होगी उस एनर्जी से हमें क्या होगा, ATP का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, वही मैंने बोला था यहाँ पे कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग ATP बाय यूजिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेटेड बाय ETC। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हुआ उससे हम क्या कर रहे हैं, ATP का प्रोडक्शन कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो अगेन मैं एक छोटी समरी यहाँ पे आप रिपीट कर देती हूँ दोबारा। कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या हुआ, NADH2 से NAD+ बना, तो क्या रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन FMN FeS ने ले लिए और प्रोटॉन डायरेक्ट इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में रिलीज हो गए। फिर कॉम्प्लेक्स 1 से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यूबिक्विनॉन के पास।
कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनॉन के पास गया इलेक्ट्रॉन, यूबिक्विनॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या हो गया, रिड्यूस हो गया यूबिक्विनॉल में। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यूबिक्विनॉन में। तो यहाँ पे क्या होगा, FADH2 जब FAD में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, यूबिक्विनॉन के पास। यूबिक्विनॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूबिक्विनॉल में। एक चीज़ मैंने बताई थी कि कॉम्प्लेक्स सेकंड कोई भी हाइड्रोजन पंप नहीं करता है, कोई प्रोटॉन जो है कॉम्प्लेक्स सेकंड पंप नहीं करता है, तो ये ध्यान रखना।